लिमिटेड। AIC। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम आपको टोल फ्री नंबर बताते हैं जिस पर कॉल करके आप अपने जो भी सवाल हैं, खेती किसानी की बात हो या फिर पशुपालन की, वो हमसे साझा कर सकते हैं। जैसे कि आज गुरुवार है, गुरुवार को हम शामिल करते हैं पशुपालन से संबंधित विषय। तो आज किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, किन विषयों पर हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने वाले हैं, बता देते हैं आपको। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में टीकाकरण की। जी हां, पशुओं में टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। साथ ही आपको बताएंगे भेड़ की नई नस्ल अविशान के बारे में। जी हां, अविशान पालन और उपयोगिता पर भी आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, 1800-1130-61। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अशोक कुमार। बता दें आपको, ये सहायक महानिदेशक हैं पशु विज्ञान ICAR नई दिल्ली में। डॉक्टर अशोक कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी उपस्थित हैं। बता दें निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में। डॉक्टर अरुण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर चर्चा होने वाली है। दोनों ही अहम विषय हैं। पशुओं में टीकाकरण, जी हां, टीकाकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कब करवाना चाहिए और कितनी उम्र में करवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही भेड़ की एक नई नस्ल है अविशान, उसका पालन किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या महत्व है, किस तरह से आपको रख रखाव करना है, इन तमाम पहलुओं पर भी आज चर्चा होगी। बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। जो भी सवाल आपके मन में आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। पशुओं में टीकाकरण के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार, आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझा ही दें कि पशुओं में टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, टीकाकरण पशुओं में इसलिए महत्व है कि हमेशा कहा जाता है कि बीमारी होने से पहले ही अगर उसकी रोकथाम कर ली जाए तो वो ज़्यादा उचित रहता है। उसमें किसान भाइयों का बीमारी पे खर्च जो आता है वो बचता है, और पशु को जो अपनी हानि होती है स्वास्थ्य की, उसका उत्पादन कम होता है, कुछ पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, तो उससे किसान भाइयों को की हानि होने से बचती है जी। तो हमेशा जिन भी बीमारियों के विरुद्ध टीका उपलब्ध है वो टीका जरूर लगवाना चाहिए। सब बीमारियां के लिए टीका नहीं होता है, कुछ खास बीमारियों के लिए टीका होता है, और अगर समय पे टीका लगवाया है, तरीके से टीका लगवाया है, तो हमारे उत्पादन में और पशुओं के जो है प्रबंधन में बहुत बड़ा फायदा किसान भाइयों को मिलेगा। और तो हमें बीमारी को पहले ही रोक देना है, उससे बचाव कर लेना है, और इसी के लिए देखिए टीकाकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे आपकी जो बीमारी पर खर्च आता है, पशुओं को जब बीमारी हो जाती है तब आप खर्च करते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाती है। और आपको बता दें कि हमारी सरकार द्वारा भी पशुओं में टीकाकरण के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में कार्यक्रम के दौरान आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए हर पशुपालक को चाहिए कि अपने पशु को बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। हमारे देश में बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, जिसके तहत पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। अभी तक करीब 17 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका सीधा सा उद्देश्य पशु की सुरक्षा और पशुपालकों को पशुधन हानि से बचाना है। किस उम्र में पशु को कौन सा टीका लगवाना चाहिए? FMD की पहली खुराक पशु के 4 माह का होने पर, गलघोटू की 6 माह या अधिक पर, लंगड़ा बुखार के लिए 6 माह या अधिक पर, थाइलेरियोसिस के लिए 3 माह या अधिक पर, वहीं जुगाली करने वाले छोटे पशुओं को 6 माह के अंतराल पर FMD का टीका लगवाना चाहिए। बोवाइन बछड़ों का 4 से 5 माह की उम्र से टीकाकरण कराएं। टीकाकरण से 1 महीने पहले डीवार्मिंग कराना चाहिए। मुख्य रूप से सितंबर माह की बात करें तो इस माह में पशु को गलघोटू और लंगड़ा बुखार के नियंत्रण के लिए टीके समय से लगवाएं। साथ ही दुधारू पशु में थनैला रोग की जांच कराएं। पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि टीकाकरण के दौरान पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। साथ ही गर्भ की अग्रिम अवस्था में पशु के टीकाकरण से बचना चाहिए। तो देखिए, अभी आपने खास रिपोर्ट जाना कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिनसे बचाव के लिए पहले ही आप टीकाकरण करवा लेंगे तो आपके पशु का स्वास्थ्य बहुत बेहतर बना रहेगा, संक्रमण नहीं होगा और साथ ही साथ जो खर्च आता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे आपके लागत में भी कमी आएगी, फायदा आपको ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भेड़ पालन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, बहुत सारी नस्लें वैसे तो हैं भेड़ की, लेकिन आजकल अविशान का हम नाम सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आमतौर से भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है जी, लेकिन हमारे देश की कुछ भेड़ें हैं जैसे गैरोल है, केंद्रपाड़ा है, उनके अंदर एक खूबी है, उनके अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जिसको फेक भी कहते हैं, और वो जीन 2 से ज्यादा बच्चे देने में सक्षम है जी। अब भेड़ों से ज्यादा बच्चे लेने के लिए हमने उस जीन को गैरोल से आइडेंटिफाई कर हमारी जो देसी मालपुरा की जो भेड़ नस्ल है उसमें हमने उसको क्रॉस करा के उसको लाए। तो पहले क्रॉस में जो बच्चे आए उन पशुओं से 2 से 4 बच्चे तो जरूर पैदा हुए, लेकिन उनका शरीर का भार कुछ कम था जी। उसकी जो माँ थी उनमें दूध कम था। इसके बाद उनका शरीर का वजन बढ़े, आकार बढ़े और दूध भी बढ़े। इसके लिए हमने तीसरी भेड़ नस्ल जो हमारे गुजरात की है, पाटनवाड़ी, हमारे देश में एकमात्र एक भेड़ है जो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो ये 3 भेड़ों के कॉम्बिनेशन कराने से हमने एक ऐसी भेड़ इजाद की जो ज्यादा बच्चे देती है, 2, 3, 4 बच्चे देती है। उन भेड़ों में दूध भी ज्यादा होता है और वे भेड़ें आराम से अपने बच्चों को पाल सकती हैं जी। इस भेड़ का नाम हमने अविशान रखा। आपको पता होगा, अवि संस्कृत में भेड़ को कहा जाता है और शान प्राइड है। तो ये देश की यह भेड़ों की शान है जिसका नाम अविशान है। और ये अविकानगर की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो एक संस्थान है जी। जो भेड़ों के ऊपर, भेड़ पालकों के ऊपर, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। आजकल इस भेड़ की जो अविशान है ये पूरे भेड़ पालकों के लिए एक कौतूहल का कारण बनी हुई है और एक ये वरदान के रूप में सिद्ध हो रही है, क्योंकि एक साथ एक नहीं आपको 2, 3, 4 बच्चे प्राप्त हो रहे हैं। तो एक ही समय में उनकी आय दुगनी और तिगनी और कई बार चौगनी प्राप्त हो रही है जी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ से हमें कितनी अच्छी जानकारी मिली है कि अविशान हमारे देश की शान है। ये नस्ल हमारे जो भेड़ पालक हैं उनके लिए आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कई इसके उपयोग भी हैं, कई इसका महत्व भी बहुत है, जिसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे कि अगर आपको भेड़ पालन की शुरुआत करनी है तो अविशान भेड़ आपको कैसे मिल सकती है और कैसे आपको इसका रखरखाव करना है। लेकिन इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे एक रिपोर्ट पर नजर डालने के बाद। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। भेड़ें भारत की लगभग हर तरह की जलवायु में आसानी से पाली जा सकती है।
बदलते समय के साथ अब भेड़ें अच्छा मुनाफा देने वाली साबित हो रही है, लेकिन इसके लिए जरूरत है उन्नत नस्ल की, जैसे अविशान। लंबे शोध और प्रयासों के बाद इस नस्ल को तैयार किया गया है। आमतौर पर भेड़ एक बार में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अविशान नस्ल से एक बार में 4 बच्चे तक मिलते हैं। वैसे तो हमारे देश में भेड़ों की करीब 40 नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन हर ओर से बढ़िया मुनाफा देने वाली अविशान की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर ने तैयार किया है। अविशान उच्च श्रेणी की लंबे पैरों वाली बड़ी आकार की भेड़ है। इसका चेहरा हल्के से गहरे भूरे रंग का होता है, जो गर्दन तक फैला होता है। इसका ऊन खासकर सफेद रंग का होता है। इसकी नाक और कान मध्यम से बड़े और नालीदार होते हैं। पूंछ पतली और मध्यम आकार की, नर और मादा बिना सींग के होते हैं। अविशान भेड़ को हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत लगभग सभी राज्यों में आसानी से पाला जा सकता है। वो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर भी इस भेड़ का पालन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो देखा भी आपने अविशान भेड़ के बारे में, विस्तार से आपने जानकारी हासिल की। कई फायदे हैं इसके, बहुत ही अच्छी नस्ल हम कह सकते हैं, जो कि अविका नगर द्वारा यहाँ पर विकसित की गई है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार का रुख करना चाहूंगी। पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन कई बीमारियां होती हैं जिनके लिए हमें पहले ही टीकाकरण करवा लेना चाहिए। तो अलग अलग बीमारी के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगी। खुर और मुंह पका रोग, जो कि बहुत आम है देखने के लिए, इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया था, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जो है अनाउंसमेंट किया था। और खुरपका मुंह पका रोग की रोकथाम और एक दूसरी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, इनकी भारत सरकार की ये पहली प्रायोरिटी है। वैसे खुरपका मुंह पका रोग का रोकथाम के लिए काफी दिनों से जो है काफी वर्षों से अभियान चल रहा था, लेकिन हम पूरे राष्ट्र में एक साथ इसमें अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद में कुछ और बीमारियों को भी भारत सरकार जो है उसमें ले रही है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने तकनीकी सहयोग दे रहा है, और उसमें जैसे अलग अलग पशुओं में कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो सब कई पशुओं में होती हैं, जैसे खुरपका मुंह पका रोग है, वो गाय में भी होगा, भैंस में भी होगा, भेड़ बकरियों में भी होगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्लासिकल स्वाइन फीवर या बोलते हैं, वो खाली सूकरों में होता है। एक पीपीआर नाम की बीमारी है, वो खाली बकरियों में होती है। तो उसी हिसाब से उनका टीका लगवाया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें इसके बारे में जानकारी हो, सही समय की जानकारी हो, तभी हम लगवा लें टीका और अपने पशु को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें। खुर और मुंह पका का जो टीका है वो कब कब लगवाना चाहिए? जी देखिए, शुरू में क्या होता है कि शुरू में अगर माँ को टीका लगा हुआ है तो उससे बच्चे में कुछ दिन तक इम्यूनिटी रहती है, जैसे 3 से 4 महीने तक। अगर माँ को सही से टीका लगा हुआ है गाय को, जिसका वो बच्चा है, तो उसको तो उतने जल्दी ना लगाएं, एकदम 1 महीने या 2 महीने में ना लगवाएं। 3 या 4 महीने पे पहला टीका लगवा लें, और ताकि वो जो है इसका रक्षात्मक स्तर बना रहे, उसके लिए वर्ष में 2 बार टीका जरूर लगवाएं। इधर फरवरी मार्च में लगवा सकते हैं, उधर सितंबर अक्टूबर में लगवा सकते हैं। और किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि वो 6 महीने की बराबर दूरी होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तरफ 3 महीने पे लगवा लिया, एक तरफ 8 महीने तक नहीं लगवाया, तो उसमें बीमारी होने का अंदेशा उसमें संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं नरेंद्र किशोर जी। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर हेलो, नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। सर मुझे बिहार में पश्चिमी चंपारण से बोल रहे हैं सर जी। हम लोगों के यहाँ सर टीकाकरण के बारे में आपके थ्रू हम लोगों को बहुत अच्छा जानकारी मिलता है सर जी, लेकिन हम लोगों की गवर्नमेंट टीकाकरण नहीं कराती है सर। इसी बाजार में कहाँ मिलेगा FM पश्चिमी चंपारण से बाजार से आपको कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो वहाँ पर व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी नरेंद्र जी, बीच में कुछ समय ऐसा हुआ था, क्योंकि हम इसकी गुणवत्ता जो भारत सरकार है और कृषि अनुसंधान परिषद के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से ये भी तय करती है कि जो
टीका लगे उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए। तो कभी कभी बीच में टीके की सप्लाई की या उसकी वजह से आपके यहाँ समस्या हुई होगी, लेकिन अभी टीका उपलब्ध है और आप अपने पास के पशु चिकित्सक को जो है उसे एक बार बात करें। और अभी टीके का कार्य जो है निर्बाध रूप से पूरे देश में चल रहा है और चलना चाहिए। जी, तो जैसे ये कह रहे हैं कि बिहार में इनको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो रुख कहाँ कर सकते हैं ये? जो इनके पास जो है या तो कोई पशु चिकित्सालय होगा या कोई छोटी डिस्पेंसरी होती हैं जिसमें ये लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रसार अधिकारी रहते हैं, वो इनको आराम से इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो आपके निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है, पशुओं का हॉस्पिटल है या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी जहां पर बैठते हैं, वहां का आप रुख कर सकते हैं, उनसे इसके बारे में आप बातचीत कीजिए। ये अभियान देश भर में चल रहा है, आपको भी इससे फायदा जरूर होगा। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर अरुण कुमार का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अरुण, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बताई कि अविशान नस्ल का विकास कहाँ हुआ, किस तरह से फायदेमंद है। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या हर क्षेत्र के जो हमारे भेड़ पालक हैं या पशुपालक हैं इसका पालन कर सकते हैं हमारे देश में? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये 3 भेड़ों का मिश्रण है जी, और तीनों ही भारतीय भेड़े हैं। तो लगभग भारत की सभी जलवायु में इसको भेड़ पालक पाल सकते हैं। जी, तो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र हो, यहाँ पर पालन किया जा सकता है। शुरुआत करनी है तो कहाँ से ले सकते हैं इस नस्ल को, किस तरह के प्रबंधन करने हैं, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। बाद स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण और भेड़ की एक नई नस्ल अविशान के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। बता दें, इस वक्त भी मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल ये था कि जो भेड़ पालन है वो मध्य प्रदेश में नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है और क्या यहाँ पर किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये था मैम कि जो ज्ञावन पशु रहते हैं, गाय भैंस, तो क्या उनका भी टीकाकरण किया जा सकता है जब गाँव में डॉक्टर लोग आते हैं टीकाकरण करने के लिए? बिल्कुल, तो आपके दोनों ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर अरुण से मैं गुजारिश करूंगी, पहले आप इनके सवाल का जवाब दें। मध्य प्रदेश में भेड़ पालन के बारे में जानना चाहते हैं। विपिन जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से लगता हुआ प्रदेश है। निश्चित ही यहाँ पर भेड़ों को पाला जा सकता है और बहुत से किसानों की डिमांड हमारे यहाँ आती है। वो आराम से आपकी जलवायु में, मध्य प्रदेश की जलवायु में भेड़ों को पालकर भेड़ पालन कर सकते हैं और अपनी आमदनी पा सकते हैं। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की जैसे ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अविशान तो आपने कहा कि देश भर में ये पाल सकते हैं, यहाँ पे इसका चयन कर सकते हैं। और कोई नस्ल है जो मध्य प्रदेश के लिए सही रहेगी? मध्य प्रदेश के पास आप यदि बात करें, जालौनी एक नस्ल है जो उत्तर प्रदेश इसके लगते हुए इलाके में पाई जाती है। इसके अलावा मारवाड़ी आप वहां रख सकते हैं, पाटनवाड़ी को आप वहां पाल सकते हैं जी। तो ये 3-4 भेड़ नस्लें हैं जिनको वो आराम से वहां पे पाल के रख के
पाल सकते हैं। बिल्कुल, तो इन नस्लों का पालन कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भेड़ पालन आपके क्षेत्र में किया जा सकता है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या गाभिन पशुओं को भी हम टीकाकरण करवा सकते हैं या फिर नहीं। डॉक्टर अशोक कुमार क्या कहेंगे? जी देखिए, कोई भी टीका जब बाजार में आता है उससे पहले जब उसको हमारे संस्थान पहले उसको जब विकसित करते हैं तो उसमें कई सारी जांच होती हैं। कौन सा टीका गाभिन उसको लगाया जा सकता है, कौन सा नहीं लगाया जा सकता है और किस अवस्था तक लगाया जा सकता है। अधिकतर टीके जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उसमें लगा सकते हैं, मगर शुरू की अवस्था में लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम एडवांस प्रेगनेंसी में हमारा पशु होता है, जब हम पशु को छेड़ना नहीं चाहते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे तो थोड़ा पशु टीके में स्ट्रेस में भी आता है, तो एडवांस प्रेगनेंसी में थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। नहीं तो जो टीका विकसित जब होता है, जब उसके फील्ड में परीक्षण होते हैं, तब उसमें जो है उस पर फिर रिकमेंडेशन होती है कि ये टीका प्रेगनेंसी के टाइम लगाया जा सकता है, गाभिन को लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, अलग अलग बीमारियों के लिए। तो हमेशा उसका पालन करना चाहिए। हाँ, एडवांस प्रेगनेंसी में थोड़ा उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी पशु को टीका लगाते हैं उसके कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, एक उसे कीड़ों की दवाई जरूर दें जी। उससे क्या होता है, कई बार अगर पेट में कीड़े वगैरह हैं तो जो जितनी उससे जितना वो मिलनी चाहिए सुरक्षा पशु को उतनी नहीं मिल पाती है। तो पहले 15-20 दिन पहले एक बार कीड़ों की दवाई दे दें, फिर उसके बाद वो लगवाएं, टीका लगवाएं और उसके कुछ 40-45 दिन तक पशु का ध्यान रखें, मिनरल मिक्सचर जरूर दें। और ये भी ध्यान रखें कि वो बहुत गर्मी में या उसमें कोई इस पे बहुत प्रेशर नहीं आना चाहिए पशु पे। बिल्कुल, तो देखिए आप गाभिन पशु को भी लगवा सकते हैं, लेकिन आपको पहले, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स आते हैं आपके यहाँ पर, तो उनसे भी इसके बारे में विचार विमर्श आप कर सकते हैं कि ये सही रहेगा या फिर नहीं। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम डॉक्टर अरुण कुमार का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर तोमर, नस्ल हम बात कर रहे थे कि हमारे अगर कोई पशुपालक हैं या फिर किसान ही मान लीजिए, हमारे युवा ही मान लीजिए, भेड़ पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं और अविशान नस्ल उन्हें कहां से मिल सकती है, कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कोई भेड़ पालक यदि भेड़ पालन शुरू करना चाहता है तो उसे पहले सोचना होगा कि वो किसके लिए भेड़ पालना चाहता है जी। क्या उद्देश्य उसका होगा। यदि वो ऊन के लिए भेड़ पालना चाहता है तो उसको दूसरी तरह की भेड़ों का चयन करना होगा जी। यदि वो मांस के लिए भेड़ों का पालन करना चाहता है तो उसके लिए दूसरी नस्लें का चयन करना होगा। और जहां तक अविशान की बात है, अविशान बहुत अच्छी मांस उत्पादक भेड़ नस्ल है और क्योंकि इससे एक बार में 2 से 3 और 4 बच्चे प्राप्त होते हैं तो इससे 4 गुना मांस भी प्राप्त होता है जी। और 4 गुना ऊन भी प्राप्त होती है। निसंदेह हमारी भेड़ नस्लों से ऊन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती और अच्छी होती है तो वो कारपेट बनाने के काम आती है। बहुत ही कम भेड़ नस्लें हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाली जा सकती हैं, उनसे हम अपने ऊनी कपड़े बना सकते हैं। आमतौर से जो हमारे मैदानी हिस्सों में जो भेड़ें होती हैं उनकी भेड़ कपड़ा बनाने के काम नहीं आती, लेकिन बहुत से उत्पाद बनाने के लिए भेड़ों की ऊन काम आती है। इसके अलावा यदि बात करें 60% भेड़ें हमारे देश में ऐसी है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो ऊन नहीं देती हैं, वो मात्र मांस ही पैदा होती है, मांस पैदा करती हैं। उनसे यदि आप बात करें तो इसलिए मैं कह रहा था कि सबसे पहले भेड़ पालक को अपना उद्देश्य देखना होगा कि वो ऊन के लिए कर रहे हैं या फिर मांस के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, उसी के लिए उसी की अनुरूप उसको नस्लों का चयन करना होगा। और अविशान को वो हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकता है, अविकानगर से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमारे बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जो हमारे यहाँ से अविशान को लेके गए हैं और अब वो उनकी संख्या बढ़ाकर दूसरे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आपको अविशान भेड़ का पालन करना है तो आपको कहाँ रुख करना है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और भेड़ पालन की शुरुआत करनी है तो पहले अपना उद्देश्य आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको ऊन के लिए पालन करना है या फिर मांस के लिए। बिल्कुल, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। रंजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते मैम, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रणजीत सिंह बोल रहे हैं। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सवाल है 3-3.5 साल की जो है पड़िया होगी, अभी गर्मी में नहीं आ रही है, भैंस है जी।
हाँ बिल्कुल हीट में नहीं आ रही है। डॉक्टर अशोक कुमार क्या कहेंगे? जी रंजीत जी, देखिए एक तो उसे ये देखें आप के जो है कई सारे कारण रहते हैं जो अगर एक बार भी आपकी बातों से जो मुझे लगा शायद एक बार भी नहीं आई है। तो एक तो कोई भी जब हीफर होती है तो उसको ये जरूर देखें जो कि उसका न्यूट्रिशन लेवल, उसका खान पान कैसा है। क्योंकि कई बार किसी तत्व की अगर कोई कमी हो जाती है, किसी मिनरल मिक्सचर की कोई कमी हो जाती है, आजकल प्रावधान है जहाँ पे भी आप, जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ के लिए मिनरल मिक्सचर की संस्तुति की गई होगी, उस हिसाब से वो वाला मिनरल मिक्सचर खिलाएं, उसका खान पान का ध्यान रखें। और कुछ छोटे छोटे तत्व होते हैं मिनरल मिक्सचर में जिनकी कमी से कई बार ये जो है हीट में नहीं आ पाती जी। तो उचित खान पान और उचित प्रबंधन आपको इसमें सहयोग कर सकता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि अगर एक बार आ गई, आपने ग्याबिन कराया, फिर वो ग्याबिन नहीं रही, तो उसमें रहता है कि कोई संक्रमण तो नहीं आ गया। तो उसके लिए जो वो अगली बार जब वो आती है हीट में तो उसकी एक बार पशु चिकित्सक से जांच करा लें और अगर कोई इस तरीके की बात होगी तो उसका वो निवारण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके जो सवाल था कि ग्याभिन वो हीट में नहीं आ रही है आपकी भैंस, उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर अशोक कुमार आपके पास ही हम दोबारा रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि एक और बीमारी होती है गलघोंटू, इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे आप पशुपालकों को? जी देखिए, ये गलघोंटू भी जो है बहुत खतरनाक बीमारी होती है। गले पे सूजन आ जाती है, तेज बुखार होता है, फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है और इसमें पशु की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। अगर एकदम इलाज ना कराया जाए तो 24 घंटे में भी पशुओं की मृत्यु हो सकती है एक बार गले पे सूजन आने के पश्चात। तो इसका टीका जरूर लगवाएं। पहला टीका 6 महीने में लगवाएं जी। जब 6 महीने का बछड़ा या ये हो जाते हैं बछड़ी, तब 6 महीने में पहला टीका लगवाएं। और इसमें फिर 2 बार इसका टीका लगवा सकते हैं। जो है एक तरफ जो है बरसात और गर्मी जब आती है उससे पहले लगवा सकते हैं और फिर 6 महीने बाद फिर लगवा सकते हैं। मतलब पहले खुरपका मुहपका का लगवा लें, उसके बाद कुछ अंतराल पे इसका लगवा लें। और हरियाणा में दोनों का साथ में भी लगाया जा रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, पहले वाली बात के उसमें जो ग्याभिन पशु की बात थी, मैंने बताया था कि जब एडवांस प्रेगनेंसी हो तब टीका नहीं लगवाना चाहिए। वैसे ग्याभिन पशु को अगर उसमें टीका रिकमेंड है और उसका टेस्ट हो चुका है पहले संस्थानों के द्वारा, तो तब टीका लगवाया जा सकता है। और दूसरा, बीमार पशुओं को अगर पशु किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है या वही बीमारी आपके कुछ पशुओं में आ गई है, तब भी टीका तो नहीं लगवाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए पशु को टीका जी गलघोंटू हो गया है तो गलघोंटू का टीका नहीं गलघोंटू हो गया तो फिर उसका इलाज होगा, फिर उसका टीका नहीं। टीकाकरण गलघोंटू का नहीं होगा, अन्य पशु पहले ही करवाना है। बचाव के तौर पर यहाँ पर आप टीकाकरण करवा सकते हैं। इसी के साथ बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ राहुल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्ते मैम जी, अपना सवाल पूछिए राहुल जी। हाँ जी, मैं भेड़ बकरी पालना था मैम, नस्ल कहाँ मिलेगा अच्छा हिमाचल में? बात कर रहे हैं ये कि नॉर्थ से, बताएं डॉक्टर तोमर क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारे संस्थान का एक रीजनल स्टेशन है कुल्लू घड़सा में। वहाँ पर हम लोग 2 नस्लें रखे हुए हैं, एक गद्दी और एक गद्दी सिंथेटिक। दोनों ही भेड़ नस्लें वहाँ की उपयुक्त जलवायु में अच्छी ऊन और मांस देने की है, तो वहाँ से आप अपनी भेड़ नस्लें प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी यदि चाहें आप हमारे यहाँ से केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अविकानगर से अविकालीन या भारत मेरिनो इन नस्लों को ले जाकर आप अपनी जलवायु में भेड़ पालन के लिए एक अच्छी नस्लों को रखकर आप भेड़ पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या कौन सी नस्ल आपके यहाँ के लिए सही रहेगी, कहाँ से आप ले सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, अनिल कुमार जी राजस्थान से। जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम, हमारा ये सवाल है कि जो लंपी वायरस है उसका टीकाकरण हम कहाँ करवा सकते हैं? तो मैं पशु चिकित्सा गया था
उप स्वास्थ्य केंद्र पे, तो वहाँ उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। तो लंपी स्किन डिजीज जो बहुत ज्यादा इस समय संक्रमण देखने को मिल रहा है देश भर की, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ का रुख करें? जी देखिए, लंपी स्किन डिजीज जो है अभी 2019 में ही हमारे देश में आई है। पहले ये बीमारी हमारे देश में नहीं पाई जाती थी, कुछ दूसरे देशों में होती थी। और जब 2019 में जैसे ही इस बीमारी का पता चला, तब एक गोट पॉक्स वैक्सीन की संस्तुति भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीक की एडवाइस के हिसाब से कर दी गई थी। राजस्थान में पिछले दिनों ये समस्या बहुत बढ़ी है। पहले उड़ीसा में 2019 में आई थी, फिर काफ़ी बढ़ी, तो इसलिए राजस्थान में अभी दिक्कत हो रही है टीके की। आप सही कह रहे हैं। एक दूसरी वैक्सीन, एक लंपी वायरस से ही जो है, वो भी हमारे 2 संस्थानों ने विकसित की है, और उसमें भी जो है चर्चा भी चल रही है, साथ के साथ कार्य भी चल रहा है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है जल्दी किसानों को ये उपलब्ध होगी। और ये जो है, जब गोट पॉक्स वैक्सीन भी उसमें लगवाई जा सकती है। खाली इतना फर्क है कि वो गोट पॉक्स वैक्सीन थोड़ी सी ज्यादा डोज लगती है, जितनी बकरी में लगेगी उससे थोड़ी ज्यादा डोज लगती है। वो पशु चिकित्सक को पता होता है, उस हिसाब से भारत सरकार ने उसके लिए सलाह जारी की हुई है सारे राज्यों को। तो उस प्रकार राज्य सरकार उसमें आपको मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है, और ऐसे ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हम रहेंगे, इस सिलसिले को जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण और भेड़ पालन के बारे में, और इसमें भी एक नई नस्ल अविशान के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं और जवाब भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता दें मध्य प्रदेश से ईश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा पशुधन, मतलब मैं गुजरात से भैंस खरीद कर लाया था, वो दूध में नहीं आ रही। वो दूध नहीं दे रही है? नहीं, वो गाभिन है या दूध नहीं दे, मतलब क्या हुआ है? मतलब हीट में नहीं आ रही है या दूध नहीं दे रही है? दूध में नहीं आ रही, वो दूध नहीं दे रही है। ईश्वर जी, गाभिन है या दूध नहीं दे रही, मतलब क्या हुआ है? हीट में नहीं आ रही
मतलब वो दूध में नहीं आ रही, दूध नहीं, मतलब दूध बहुत कम दे रही है, मतलब पहली बार जनेले। जी क्या कहेंगे डॉक्टर अशोक कुमार? जी देखिए, दूध की मात्रा ईश्वर सिंह जी इस बात पर निर्धारित होती है कि एक तो आप कौन सी नस्ल की भैंस खरीद कर लाए हैं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा अच्छी नस्ल की भैंस ही खरीद के लाएं। दूसरे, दूध की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करते है कि कौन सा ब्यांत है, जो मैंने समझना चाहा था मगर वो मुझे आइडिया लगा नहीं। और तीसरे ये है कि खान पान और प्रबंधन कैसा है। मैं यहाँ पे, क्योंकि नस्ल तो अब आ गई है, तो मैं सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे देना चाहूँगा कि प्रबंधन और खान पान उसका बहुत सही होना चाहिए। जितना अच्छा खान पान होगा उतना ही दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा में ये भी देखना पड़ेगा ईश्वर सिंह जी कि वो जो है ब्यांत के किस हिस्से में है अभी, मतलब 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, 7 महीने हो गए हैं, तो वो तो किसान भाइयों को खैर काफ़ी पता रहता है इस बारे में। मगर खान पान और प्रबंधन, और मैंने पहले ही बताया था एक मिनरल मिक्सचर, इसका ज़रूर ध्यान रखें। खली या कोई भी उस तरीके की, थोड़ा नमक का भी वो रहता है, तो एक बैलेंस्ड राशन जिसको कहते हैं, साफ सफाई रखें, पशु को बीमार ना होने दे, तो दूध जितना उस नस्ल से आता होगा उस वाले ब्यात में उस दूध पे वो आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब आपके हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर तोमर का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर तोमर, आपने बताया कि क्षेत्र के अनुसार ही यहाँ पर नस्लों का चयन करना चाहिए। अविशान का जो अगर हम पालन करना चाहते हैं तो देश भर में कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानना चाहूंगी। आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर चाहूंगी कि आप इसको विस्तार से समझाएं। देखिए, भेड़ को पहले ऊन के लिए पाला जाता था जी, लेकिन धीरे धीरे भेड़ की ऊन की कीमत कम हो गई। लेकिन यदि भेड़ की उपयोगिता की बात करें जी, तो मैं भेड़ को 5 सितारा पशु बोलता हूं। आपने सुना होगा 5 स्टार जी, तो मैं अपनी भेड़ को, अपनी बकरियों को 5 स्टार एनिमल बोलता हूं, क्योंकि सोसाइटी को, गरीब सोसाइटी को, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनको इनसे दूध मिलता है, मांस मिलता है जी, ऊन मिलती है, खाल मिलती है और मैंगनी मिलती है, खाद मिलता है। तो ये 5 बहुउपयोगी चीजें भेड़ को, इसकी उपयोगिता को सिद्ध करती हैं जी। और आजकल यदि देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे उपयुक्त पशु मेरा मानना है भेड़ और बकरी पालन है, क्योंकि ये बहुत कम खर्चे का व्यवसाय है। इसको कोई भी व्यक्ति बहुत कम खर्चे से भेड़ पालन या बकरी पालन कर अपनी आजीविका को चला सकता है जी। ये छोटे जरूर पशु हैं, लेकिन ये पशु किसी को छोटा नहीं रहने देते। इनको गरीब पशु, जो गरीबों का पशु बोला जाता है, लेकिन इनको पालने वाला कभी गरीब नहीं होता। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी बात हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं अब आप इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और इसको अपने लिए भी फायदेमंद जरूर बनाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से गिरिराज जी, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। गिरिराज जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, मैं ये कहना चाह रहा है मैम कि क्या भैंस हमारा भैंस है घर पे, तो घर की भैंस है वो देसी भैंस। हेलो जी, अपना आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, हमसे सवाल पूछिए फोन पर अपना। जी 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 जी। अरे मैम, मेरे क्या घर की भैंस है। हेलो जी, भैंस है आपके पास? जी जी, जो वो घर की भैंस है मैडम, तो उसके लिए हमें दूध के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? तो अच्छा दूध बढ़ सके उसका, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी चर्चा हुई थी। डॉक्टर अशोक कुमार क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि दूध की मात्रा जो है, कौन सी नस्ल है और प्रबंधन, और सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा न्यूट्रिशन पे, मतलब एक बैलेंस्ड राशन उसको जो है खिलाया जाए और मिनरल मिक्सचर का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मिनरल मिक्सचर की डेफिशिएंसी से काफ़ी नुकसान हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है और कई बार गाभिन होने में भी समस्या होती है।
तो प्रबंधन और खान पान पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, आप अच्छा चारा खिलाएंगे, आहार उसका अच्छा होगा, तो बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पर फायदा ही मिलेगा। उसकी दूध उत्पादन क्षमता जो है वो काफी अच्छी यहाँ पर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो सोनी प्रसाद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भेड़ बकरियों की इस समय जो है हम गर्मी से बरसात की ओर जा रहे हैं, बरसात से और हम जाड़े की ओर जा रहे हैं, तो कौन सी बीमारी लगने की संभावनाएं पाई जाती है, तो कौन सा टीकाकरण? और दूसरी जो लंबी डिजीज का जो बीमारी गाय भैंसों में फैल रही है, इसको रोकने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि आगे ये बीमारी न फैलने पाए, अगले पशु को न छूने पाए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल आपने यहाँ पर किए हैं। डॉक्टर तोमर, पहले शुरुआत आपसे करेंगे कि किस तरह से हमारे भेड़ बकरियों में कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, टीकाकरण और प्रबंधन क्या करें? देखिए, जो किसान ने सवाल किया कि मौसम बदलने के साथ साथ भेड़ों में क्या बीमारियां या बकरियों में कौन सी बीमारियां होने की संभावना है। यदि हम प्रतिकूल मौसम से भेड़ बकरियों को बचा लेते हैं और उनका समय से टीकाकरण करा लेते हैं तो पशुओं के ऊपर प्रतिकूल मौसम का कोई असर नहीं होता जी। भेड़ों में ज्यादातर सामान्य तौर से 3 बीमारियों के लिए टीके होते हैं। एक तो एंटरोटॉक्सीमिया होती है जी, एक पीपीआर होता है जी, और एक एफएमडी होता है। इन 3 सीपॉक्स भी होता है। तो इनके समय पे समय रहते यदि टीकाकरण करा लेते हैं तो भेड़ आमतौर से, यदि उसको आवास व्यवस्था अच्छी हो, उसका आहार अच्छा हो जी, तो ये पशु कम से कम बीमार होते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपको सही तरीके से प्रबंधन पर ध्यान देना है। अगर आप प्रबंधन सही तरीके से कर लेंगे तो बीमारियां यहाँ पर आपके पशु को बिल्कुल संक्रमित करेंगी ही नहीं और आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लंपी स्किन डिजीज के बारे में भी इन्होंने जानना चाहा था कि पहले तो बचाव बताएं और उसके साथ अगर हो जाए किसी पशु को तो दूसरे पशु को संक्रमण ना हो, इसके लिए किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, एक शब्द होता है जैव सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी जी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो हम कहीं पे अगर कोई बीमारी हो रही तो वहां से पशु ना खरीदे, पशु के आवागमन पे रोक लगा देनी चाहिए। दूसरे ये है कि हम अपना प्रबंधन में, हमारे फार्म पे कोई अगर अनजान आदमी आ रहा है तो वो ऐसी जगह से ना आए, कोई भी जानने वाला भी वो ऐसी जगह से ना आए जहाँ जिस फार्म पे पहले से बीमारी है जी। अगर मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ, एक ही बीमारी के लिए नहीं, सबके लिए, जब मौसम जैसे अभी बरसात खत्म हो रही है तो एक बार कीड़ों की दवाई अपने भेड़ बकरियों को जरूर दें। साफ सफाई का ध्यान रखें और जो आपके जो भी टीके जैसे डॉक्टरों ने अभी बताए, और इसमें आप ब्लू टंग भी जोड़ सकते हैं, कुछ देश के कुछ हिस्सों में ब्लू टंग की बीमारी भी होती है, वो उसका टीका भी लगवा लें। मगर टीके ऐसे नहीं है कि सारे एक साथ लगवा लें, उनके बीच में कुछ अंतराल रखें और उस हिसाब से अगर आपने टीके लगवा लिए हैं। बीमार जैव सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बाड़े को ये मान के चलिए कि आपको किसी भी संक्रमण को वहाँ पे आने नहीं देना है, किसी संक्रमित पशु को नहीं आने देना है। अगर वैसे भी कभी कोई पशु आपका बीमार हो गया तो उसको तुरंत अलग कर दें बाकी पशुओं से, और जो भी उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो पहले स्वस्थ पशुओं की देखभाल करें और फिर अंत में बीमार पशु की देखभाल करें, और फिर बीमार पशु से वापस स्वस्थ पशु के पास ना जाए, फिर आके नहा के अपने कपड़े उपड़े बदल के तभी फिर जो है स्वस्थ पशु के पास जाए। तो अगर हम संक्रमण को एक पशु से दूसरे पशु में जाने से रोक सकते हैं तो उससे हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को रखने में काफी फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये सावधानियां हैं जो आपको बरतनी जरूरी हैं, इसी से आप बचाव कर सकते हैं। टीकाकरण तो करवाना ही है, साथ ही साथ ये कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो बिल्कुल आपके पशुओं में संक्रमण काफी मात्रा में कम हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर संभावनाएं हम कह सकते हैं कि कम हो जाएंगी। हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर तोमर से। डॉक्टर तोमर, अविशान की महत्वता आपने बताई कि किस तरह से इससे ज्यादा हम यहाँ पर उत्पादन ले सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हमारे पशुपालक हो, हमारे किसान हो, वो केवल पशुपालन तक ही सीमित ना रहें या खेती करते हुए हमारे किसान सीमित ना रहें, प्रोसेसिंग की ओर भी बढ़े। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मूल्य संवर्धन की ओर बढ़े हमारे किसान, क्या कहेंगे इसके लिए? आपने बहुत सही बात कही। आजकल जमाना अधिक आमदनी का है
और परंपरागत रूप में यदि हम भेड़ पालन की बात करें तो उसको आमतौर से ऊन के लिए, और किसान जो है ना ऊन काट के उसको ऐसे ही बाजार में बेच देता था जी। लेकिन यदि मैं बात करूं वैल्यू एडिशन की, जिसका आज समय है, अधिक आमदनी के लिए एक एक चीज का उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका बाजारीकरण बहुत जरूरी है। यदि आपकी बात करें तो मैंगनी भेड़ की बहुत कीमत की मानी जाती है, उसको बेचकर भी किसान आमदनी कमा सकता है। दूसरा ऊन, जिसको आजकल किसान ये मानता है इसकी कोई कीमत नहीं मिलती, लेकिन हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऊन के कई ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिनसे निश्चित तौर से किसान खाली समय पे बनाकर बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। दूसरा, इससे प्राप्त होने वाला दूध, मैं तो इसको दूध नहीं दवाई बोलता हूं, क्योंकि ये जड़ी बूटियां खाती हैं जी, और दूध के रूप में एक दवाई का उत्पादन करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि दूध से हर वो चीज भेड़ के दूध से बना सकते हैं जो गाय भैंस के दूध से बनाई जा सकती है। यदि इसके घी की बात करें, बहुत सी दवाइयों में इसका घी काम आता है बहुत। और यदि बात करें कुल्फी की, हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने भेड़ के दूध से बहुत से उत्पाद की इजाद किए हैं और इतने स्वादिष्ट उनके होते हैं। यदि कुल्फी की बात करें तो कुल्फी वाकई बहुत इसकी मूल्यवान होती है जी। बहुत से इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होती है। इसके यदि विश्व की यदि बात करें तो सबसे अच्छा चीज, मोजरेला चीज भेड़ के दूध से बनता है, जिसकी लगभग 20,000 रुपए किलो तक की कीमत है। तो आज जमाना एक एक उत्पाद को उसकी वैल्यू बढ़ाकर बाजार में बेचकर भेड़ पालन को से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। और हमारे संस्थान में वो सब चीजें वैज्ञानिक शोध के बाद हम लोगों ने सभी ऊन के उत्पाद की बात कर लें जी, दूध के उत्पाद की बात कर लें जी, मांस के इतने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं 6 महीने तक मांस के प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं। और अभी हाल फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बिस्कुट बनाया है जिसमें 70% और 30% के रेशो में मांस और अन्य पदार्थ मिलाकर बहुत हाई एनर्जी का बिस्किट बनाया है, जो हमारे सैनिक भाई, जो फौजी भाई हैं, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनके खाने के लिए दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में वो 4 बिस्कुट यदि वो अपनी पॉकेट में रखता है तो उसकी दिन भर की, उसकी शरीर की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता को वे 4 बिस्कुट पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उत्पाद हमारे संस्थान ने बनाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भेड़ पालकों को अपने संस्थान में या संस्थान की वेबसाइट को वो एक बार देख लें कि संस्थान की क्या क्या गतिविधियां हैं, और आप वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर वहां पर विजिट कर हमारे अपने भेड़ पालन को अधिक उपयोगी बनाकर अधिक आमदनी उससे कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे तो भेड़ पालन वैसे ही काफी आर्थिक रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप उसमें प्रोसेसिंग की ओर बढ़ जाएंगे, मूल्य संवर्धन करेंगे, तरह तरह के उत्पाद तैयार करेंगे, तो सोचिए आपकी आमदनी में कितना अच्छा इजाफा होगा। और आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है, राजस्थान के अविकानगर स्थित इस संस्थान की वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं, या संस्थान का भी आप रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग के बाद अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से मदद ही मिलेगी, आर्थिक रूप से आप सशक्त हो पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए कितनी अहम जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं। सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है,
परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण और भेड़ पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है हमारे पास। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित है। तो आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर अशोक कुमार का। डॉक्टर अशोक कुमार, आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो क्या करना है, पशुओं में टीकाकरण कितना जरूरी हो जाता है, विभिन्न बीमारियां हैं उसके लिए हमारे किसान या फिर कहें कि पशुपालक क्या कर सकते हैं पहले ही बचाव के लिए। लेकिन अगर बीमारियां हो गई हैं तो उसके बाद के कदम क्या होने चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर किसी भी पशु में आपके फार्म पे या आपके बाड़े में कभी भी ऐसे लगता है, कोई भी लक्षण ऐसा प्रतीत होता है कि पशु में ये बीमारी है, तो सबसे पहले उस पशु को बाकी पशु से अलग कर दें जी। फिर अपने पास के पशु चिकित्सक से एक बार विचार विमर्श करें कि किस प्रकार की, फिर ये कोशिश करें कि बीमारी क्या हो सकती है, वो बीमारी का पता लगाने में उसकी जांच बहुत जरूरी है जी। पशु चिकित्सक उसमें आपको सहायता करेंगे। एक बार बीमारी का पता चल जाएगा तो फिर उस बीमारी का जो भी संभव इलाज होगा वो करें। मगर किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बीमार पशु से दूसरे पशु में बीमारी ना पहुंचने दें। बिल्कुल। और अक्सर किसान हमारे क्या करते हैं कि वो कुछ घरेलू उपचार पहले करना चाहते हैं कि घर पे ही ठीक हो जाए, यहाँ पर पशु चिकित्सालय का रुख ना करना पड़े। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कुछ आयुर्वेदिक पद्धति में कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं जी। मगर मेरा अपना मानना यह है कि पशु अगर बीमार है तो उन दवाइयों को भी पशु चिकित्सक या जो भी वहाँ पे हो उसकी सलाह से ही लें। उसमें आपको ज़्यादा सही दवाई आपके पशु को समय पे मिल पाएगी। किसी भी पद्धति के जो देसी नुस्खे हैं वो भी कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कुछ नुस्खे किसान भाइयों को ऐसे पता रहते हैं कि एकदम कोई सहायता नहीं पहुँच रही तो उनका प्रयोग करते हैं वो। लेकिन जितना जल्दी पशु चिकित्सक से सलाह करके पूरा इलाज, उसमें चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, उस बीमारी के लिए कौन सी ज़्यादा चीज़ सही है वो जरूर करें। अपने स्तर पर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। और अगर किसी पशु की दुर्भाग्यवश किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसको इधर उधर ना फेंकें, उसका प्रॉपर जो है उसका गड्ढा खोद के उसमें चूना या कोई चीज डाल के उसको सही से उसका डिस्पोजल करें, ताकि वहां से बीमारी का संक्रमण या जो वायरसेस है वो कहीं और ना वो स्वस्थ पशु को ना आ पाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये कुछ अहम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप पशुपालन कर रहे हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल मैं यहाँ पर डॉक्टर तोमर से करना चाहूंगी। आपने भी भेड़ पालन के संदर्भ में इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, अविशान के बारे में भी आपने बताया है, लेकिन जैसे हमारे पहले कॉलर ने कहा था, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में यहाँ पर तो नहीं होता, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो भेड़ पालन के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए साहब, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहां भेड़ को पाल के जीवन यापन किया जा सकता है जी। भेड़ देश के लगभग 80% जो शुष्क क्षेत्र हैं, चाहे वो ठंडे के हों जहां पर टोटल बर्फ पड़ती हो, चाहे वो टोटल रेगिस्तान हो, चाहे वाटर लॉगिंग एरिया हो, जहां पर खेती करना मुश्किल है,
जहां पर बड़े पशुओं को पालना मुश्किल है जी, वहां पर निसंदेह भेड़ों को पालकर किसान वर्ष भर रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ आमदनी प्राप्त कर सकता है। शायद ही देश का कोई ऐसा गांव होगा जहां भेड़ और बकरी ना पाली जाती हो, ना देखी जाती हो। यह प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब जमाने वाले और उबालने वाले तापमान तक जी, और देश के रेगिस्तान से लेके वाटर लॉगिंग एरिया तक भेड़ पालन को सफलतापूर्वक कर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, अगर आपके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है तब भी आप भेड़ पालन करके इसको अपने लिए अपना आय का साधन बना सकते हैं। अभी तक क्या होता है, लोग दुधारू पशु जैसे गाय भैंस इन्हीं के और अपना रुझान करते हैं, लेकिन अन्य पशुओं को भी आप अगर पालते हैं, खासतौर पर भेड़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। और किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता ही दिया है और इसकी अच्छी नस्ल के बारे में भी आपको अवगत करवाया है। और साथ ही साथ पशुओं में टीकाकरण कितना जरूरी है और कब करवाना चाहिए, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली है। और इसके लिए मैं दोनों ही विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के तक पहुंचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने पशुपालन से संबंधित जानकारी हासिल कर ली। अब अगले अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले अंक का जो विषय है वो रहने वाला है सब्जियों की संरक्षित खेती। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे सेब के बागों में कीटों की रोकथाम के बारे में। तो दोनों ही बहुत अहम विषय है। इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए आप हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपनी सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप कार्यक्रम के दौरान भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही बता दें, ये QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करके सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और हेलो किसान के तमाम एपिसोड आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।